PDF। सिलेबस दिखाओ एक बार। वो कहाँ गई तुम्हारी बहना? ठीक। आप लोग MPPSC मेंस का सेकंड पेपर का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर से बोल दे रहा हूं कि आप MPPSC मेंस के सेकंड पेपर का सेकंड पार्ट खंड बा समाजशास्त्र पढ़ेंगे और 150 अंकों का है ये, 150 नंबर का है ये। समाजशास्त्र के बारे पे एक बेसिक डिस्कशन सिलेबस की अपन ने कर लिया है कि सिलेबस का क्या है। पहली यूनिट जो लिखा हुआ है उस पर लिखा हुआ है समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणा। ये आप पढ़ने जा रहे हैं, इस हफ्ते ये कंप्लीट हो जाएगा। 14 और 15 में छुट्टी पे रहूँगा, बनारस जाना है दीदी को लेने। इसके अतिरिक्त लगातार क्लास रहेगी और अगले संडे आपका टेस्ट हो जाएगा। तो ये समाजशास्त्र जो है इसके बारे पे आज से अपन को पढ़ना शुरू करना है। जो तुम लोग नई हो तो तुम लोग थोड़ा सा वो करना, UPSC पे भी आता है लेकिन UPSC का सिलेबस और PSC के सिलेबस में थोड़ा सा अंतर है। वहाँ पर सिलेबस में लिखा हुआ है सामाजिक समस्याएं, हालांकि इन्हीं चीज़ों को पढ़ने पर सामाजिक समस्याओं को भी पढ़ा जाता है, तो वो हम आपको बता देंगे। यूनिट 1 में जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि समाज की भारतीय संकल्पना, कुटुंब, परिवार, नातेदारी, वंश, गोत्र, समुदाय, संस्था, संघ, संस्कृति, मानदंड, मूल्य, सामाजिक समरसता, सभ्यता, संस्कृति, भारतीय संस्कृति, सामाजिक संस्थाएं जिसमें परिवार, शिक्षा, धर्म, वर्ण, ऋण, यज्ञ, संस्कार, पता नहीं क्या क्या है। तो इतना सारा सिलेबस है, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। पहले ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कुछ चीज़ें अपन देखते हैं। तो देखिए ये टॉपिक का नाम है आपका समाजशास्त्र, मतलब ये सब्जेक्ट का नाम है आपका समाजशास्त्र। और समाजशास्त्र टॉपिक का नाम है आपका या सब्जेक्ट का नाम है समाजशास्त्र। इसकी यूनिट 1 पढ़ रहे हैं। पहले नंबर की बात तो ये है कि सिलेबस वगैरह बाद में समझना, पहली बात तो यही है आपका कि समाजशास्त्र क्या है, ये आपको बनना चाहिए। समाजशास्त्र क्या है? तो समाज का मतलब, अभी आपको शास्त्र का मतलब होता है कोई भी विषय के पीछे शास्त्र लग जाए, जैसे कि राजनीति शास्त्र लग जाए या इसके अलावा अर्थशास्त्र लग जाए। तो शास्त्र का मतलब तो यहाँ पर केवल और केवल अध्ययन होता है, अध्ययन या उसकी जानकारी होती है। लेकिन यदि समाज लग गया तो समाज का मतलब है समाज का मतलब है आपको यही पढ़ना पड़ेगा कि समाज क्या है। तो समाज के लिए पहली बात ये याद रखिएगा कि समाज के लिए एक शब्द कॉमन रहेगा आज से, व्यक्तियों का समूह। व्यक्तियों का समूह हमने यहाँ पर इसलिए लिख दिया, ये ग्रुप तो रहेगा ही, समूह तो सब जगह रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक शब्द का अलग महत्व है जिसे हम कहते हैं व्यक्ति। वहाँ पर बतियाना नहीं है क्लास में रहने के बाद। जैसे हमने बोला समाज क्या है, यहाँ पर हमने बोल दिया कि समाज का मतलब होता है व्यक्तियों का समूह। और व्यक्तियों का समूह इसलिए लिखवाया क्योंकि पशु समाज भी होता है, लेकिन पशु समाज का जिक्र हम ये वाली सोशियोलॉजी पर नहीं पढ़ते। यहाँ पर समाज का मतलब केवल और केवल व्यक्तियों के समूह से लगाया जाता है। इसलिए समाज के लिए जो सबसे बेसिक तरीके की बात की जाती है वो बेसिक बात है यहाँ से। मतलब जब समाजशास्त्र को एक अलग विषय के तौर पर विश्वविद्यालयों में पढ़ाया गया, तो विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के बाद या तो पशु समाज को हम अलग से पढ़ सकते थे, पशु पक्षियों के समाज को, लेकिन उन लोगों ने समाज कहलाने की जो कई सारी शर्तें होती हैं वो शर्तें पूरी नहीं की। तो पहली शर्त तो यही है कि वो व्यक्तियों का समूह हो। लेकिन व्यक्तियों का समूह, व्यक्ति कितने? तो अगर 2 व्यक्ति भी हैं तो 2 व्यक्तियों का समूह भी चल जाएगा। तो हम बोलेंगे 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। लेकिन 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह तो है, लेकिन यदि यहाँ पर मान लेते हैं कि एक और व्यक्ति है या और भी व्यक्ति हैं या बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो फिर ये तो भीड़ बन जाएगी। फिर तो ये शब्द भीड़ भी हो गया। तो फिर अगला शब्द बन गया कि नहीं, समाजशास्त्र का मतलब वो नहीं होगा, व्यक्तियों के समूह पे तो फिर भीड़ भी इंगित करती है। यदि आप कहीं पर जा रहे हैं किसी चौराहे पर और वहाँ पर यदि 8-10 आदमी इकट्ठे हैं
तो वो तो भीड़ हो जाएगी। तो आगे आ जाएगा कि व्यक्तियों का समूह, लेकिन इस तरीके का नहीं, ये व्यक्तियों का वो वाला समूह जो परस्पर किसी न किसी तरीके से संबंधित होते हैं। तो अब भीड़ और इसके बीच पे क्या अंतर हो जाएगा कि जब हम अपनी सोसाइटी, अपने समाज की बात करेंगे तो अपने समाज में प्रत्येक तरीके का व्यक्ति परस्पर संबंधित है। परस्पर संबंधित का मतलब ये होता है कि परस्पर संबंध, प्रत्येक व्यक्ति मेरे से और मैं उससे, लेकिन हम दोनों के बीच में ये रिलेशन डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। कभी कभी डायरेक्ट रिलेशन होता है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये होता है कि बहुत सारे चीज़ें हमको, जैसे सब्जी वाला, डॉक्टर हो गया, चिकित्सक हो गया, इन सब से हमारा लगभग रोज़ ही इंटरेक्शन होता है। लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे इंटरेक्शन डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब व्यक्तियों का ऐसा समूह जो परस्पर संबंधित है। तीसरे तरीके की बात ये होगी कि अगर ये परस्पर संबंधित हैं तो फिर तो ये परिवार हो गया, फिर तो हम इसको परिवार कहेंगे, क्योंकि परिवार में तो जितने अच्छे डायरेक्ट रिलेशन फैमिली में होते हैं उतने अच्छे डायरेक्ट रिलेशन सोसाइटी में देखने को नहीं मिलते। तो फिर तीसरे नंबर की चीज़ को और सुधारा गया और इसने बोला परस्पर संबंधित नहीं, बल्कि हम इसको कहेंगे कि संबंधों का जाल जैसा बनेगा। ये संबंधों के जाल का तात्पर्य परिवार में किस तरीके का है कि परिवार में हमारे रिश्ते ऐसे हैं माता पिता से, और माता पिता बच्चों से, और बच्चे माता पिता से, कुल मिलाकर के इनके बीच में जितने रिलेशन है वो रिलेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जब हमने बोल दिया जाल, जाल में कौन सा व्यक्ति कैसे कैसे है आपको पता नहीं चल पाएगा। आप अगर उसका डायग्राम बनाना भी चाहोगे तो वो डायग्राम बना नहीं पाओगे, और ये इतने सारे रिलेशन बन जाएंगे, इतने सारे रिश्ते बन जाएंगे कि इन रिश्तों को परिभाषित करना मुश्किल होगा। तो फिर ये वाला शब्द तो चुना गया, लेकिन ये अधूरा था कि व्यक्तियों का समूह। दूसरे नंबर की बात हो गई है परस्पर संबंधित, लेकिन परस्पर संबंधित रहेगा तो फिर परिवार हो जाएंगे। तो बोलेंगे वो परस्पर संबंधित ऐसे रहेंगे कि ये अपने संबंधों से संबंधों का एक जाल बना लेंगे, एक सामाजिक ताना बाना कस लेंगे। तो फिर ये हो गया, संबंधों का जाल बन गया, ये तीसरे नंबर की बात हो गई। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये संबंध जो हैं, यदि ये संबंध, जैसे कि हम ये बात कर लें कि भारत की सेना और अमेरिका की, ये पाकिस्तान की सेना, तो पाकिस्तान की सेना और भारतीय सेना को अगर हम बीएसएफ के कटघरे पर देखें, मतलब भारत की बाउंड्री के चारों ओर देखें, यहाँ पर भी बीएसएफ है, वहाँ पर पाकिस्तान की भी मिल जाएगी। ये लोग भी एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेटेड हैं, ये लोग भी एक दूसरे से संबंधित ही हैं। वहाँ पर वो तैनात हैं इसलिए यहाँ पर ये तैनात हैं, लेकिन इन लोगों के बीच में संघर्ष है, केवल और केवल संघर्ष है। तो ये संबंध तो है, लेकिन ये संबंध संघर्ष का है। तो अब इस संबंध को भी अलग से डिफाइन करना पड़ेगा, और ये संबंध जो होगा, ये संबंध सहयोग का होना ज़रूरी है। अगर ये सहयोग वाला संबंध है तभी है। तो समाज में सहयोग रहता है, हालांकि ऐसा नहीं है कि समाज में हमेशा ही सहयोग हो, लेकिन समाज में संघर्ष हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सहयोग का होना जरूरी है। अगर सहयोग और संघर्ष में दोनों में कोई एक चीज़ चुनना हो सोसाइटी को, तो समाज चुनेगा सहयोग को। तो आप ये कहिए कि सामाजिक संबंधों का ऐसा जाल, लेकिन दिक्कत ये होती है कि समाज में एक चीज़ और रहती है, परस्पर संबंधों का जाल, समाज में सहयोग है, लेकिन समाज में सहयोग के अलावा कई बार आपको संघर्ष भी देखने को मिलेगा। जैसे हमने बोल दिया कि हम लोगों का है भारतीय समाज, लेकिन भारतीय समाज में ही अलग से एक कॉन्सेप्ट बन गया आदिवासी समाज, अलग से एक कॉन्सेप्ट बन गया ब्राह्मण समाज। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि दलित लोगों को ये लग रहा है कि सवर्ण व्यक्ति हमारे खिलाफ कुछ कर रहा है, तो संघर्ष देखने को मिलेगा, लेकिन ये संघर्ष सहयोग के भीतर ही रहेगा। भारतीय समाज के अंतर्गत ही रहेगा आदिवासी समाज, उनकी एक कॉमन आइडेंटिटी तो होगी भारतीय समाज, जिसमें ब्राह्मण समाज, दलित समाज, मुस्लिम समाज सब रहेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर जो संघर्ष है वो सहयोग के दायरे पे ही है। तो सहयोग और संघर्ष रहेगा, लेकिन फिर अगले नंबर की बात ये हो गई कि यदि इन पे सहयोग और संघर्ष है, एक मिनट को रुकिएगा, यहाँ पर देखिए, तो ये जो सहयोग है, ये सहयोग क्यों आया? सहयोग समाज में तब आता है जब सहयोग के इन सभी लोगों पर समानता हो। यदि समाज में जो भी व्यक्ति जुड़े हैं, यदि वो व्यक्ति समान है, तो व्यक्तियों की समानता सहयोग को प्रेरित करती है। लेकिन समाज में हमेशा समानता रहेगी तो गड़बड़ी हो जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति ही खेती करने लगेगा तो गड़बड़ी है, प्रत्येक व्यक्ति पढ़ाने लगेगा तो गड़बड़ी है। इसलिए समाज में विभिन्नता समाज का एक अनिवार्य अंग है। सोसाइटी को चलाने पर पूरे ही पूरे लड़का घूम रहे हैं
तो जीवन खराब है, लड़कियां ही लड़की हैं तो जीवन खराब है। सोसाइटी चलती है साइकिल के दो पहियों से, और समाज की ये विभिन्नता समाज को एक साइकिल तो देती है, एक गति देती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि संघर्ष जो है ये भी पैदा होता है और ये समाज की विभिन्नता है। लेकिन जो ये संघर्ष है, ये संघर्ष किस तरीके का है? ये सकारात्मक संघर्ष है, और ये सकारात्मक संघर्ष जो है ये समाज को गतिशील भी बनाता है। तो इस तरीके से समाज की बहुत सारी डेफिनेशन बनती है। शुरुआत में समाज को केवल व्यक्तियों का समूह बोला गया, लेकिन बाद में पता चला कि व्यक्तियों के समूह से तो अलग अलग तरीके की चीज़ें चलती हैं। जब ये सारी चीज़ों का अध्ययन चल रहा था सोसाइटी के बारे में, तो फिर कुछ नए तरीके के विवाद और शुरू हो गए। एक ये शुरू हो गया कि आप इसको क्या बोलोगे, ईसाई को। ईसाई यदि है, जैसे मध्यकाल पे चला करता था कि ईसाई जो है वो समाज हो गया, या फिर एक हो गया पंजाब, तो ये हो गया पंजाबी समाज हो गया। तो फिर हम इनका क्या कैसा करें? अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे पंजाबी अगर उन्होंने अपना नाम पे समाज लगाया है, तो पंजाबी अगर समाज होगा तो उनमें तो संघर्ष रहेगा ही नहीं। अगर वो पंजाबी हैं और अगर अपनी आइडेंटिटी केवल वो पंजाबी रख रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर संघर्ष की विषय वस्तु नहीं मिलेगी। तो फिर अब पंजाबी के आगे आज से समाज लगाना एकदम गलत होगा। पंजाब, अगर यहाँ पर मैंने शिक्षक भी लगा दिया कि शिक्षक और शिक्षक समाज हो गया, तो हमारा जो समाज हो गया, और अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं शिक्षक समाज, तो इसका मतलब हम लोग तो कॉमन हो गए, तो हमारे में संघर्ष तो रहेगा ही नहीं। हम लोगों में केवल और केवल, मतलब अगर हम लोग इस तरीके से बना रहे हैं अपना एक समूह, तो इसका मतलब हम लोग सब लोगों के साझे हित हैं, और साझे हित में संघर्ष की अनुपस्थिति है। तो इसलिए आज से ये समाज शब्द यदि इस पर लिखा है तो ये टेक्निकली गलत है। सोशियोलॉजी ये मानती है कि ये गलत है। आप इसके लिए केवल और केवल कहिए समुदाय। तो आज से जो ये बन गया, ये पंजाबी समुदाय, शिक्षक, इसको आप बोल दीजिए समुदाय। इसलिए ऐसा, तो फिर यहाँ से एक डेफिनेशन मिली, और डेफिनेशन ये बनी कि समुदाय जो रहेगा वो किसी खास क्षेत्र विशेष को इंगित करेगा। मतलब यदि किसी इलाके का निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है तो आज से उसको कहेंगे हम समुदाय। लेकिन यदि उसका इतना बृहद क्षेत्र होता है और जिस पर बहुत इंपॉर्टेंट है सहयोग और संघर्ष, सहयोग और संघर्ष का कारण है समानता और विभिन्नता, या समानता और असमानता, और ये समानता और असमानता ही समाज को आगे लेकर के जाती है। इसका मतलब ये निकल रहा है कि एक छोटा सा अंदर है समुदाय, और समुदाय सबसे छोटा हिस्सा जो आगे बनता है, जो सबसे छोटा हिस्सा बनता है वो तो बन गया व्यक्तियों का समूह, और व्यक्तियों के समूह के बाद आपका बना है परिवार, परिवार के बाद बना है आपका समुदाय, और समुदाय के बाद फिर आगे अध्ययन हुआ, और आगे अध्ययन हुआ कि यदि ये समुदाय है, ये समुदाय है यदि, जिसको हमने बोल दिया आपको कि पंजाबी, तो पंजाबी तो हो गया कि ये बता दिए कि पंजाबी का मतलब ये है पंजाब में रहने वाले पंजाबी समुदाय के लोग हो गए। तो जैसे ही हमने बोला पंजाबी मतलब पंजाब में रहने वाले, बिहारी मतलब बिहार में रहने वाले, तो यहाँ पर तो आपको समाज का सहयोग और संघर्ष आपको देखने को नहीं मिलेगा, सहयोग ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो फिर ये पता चलेगा, तो फिर समिति क्या है? एक शब्द ये भी इस्तेमाल होता है कि समिति क्या है। फिर समिति नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो समिति का मतलब ये हो गया, जैसे अभी राखी का पर्व है, राखी के पर्व के बाद आने वाला है गणेश पर्व, तो इस पर आ जाएगा कि एक गणेश समिति, दुर्गा समिति, या और भी कोई भी समिति की आप कल्पना कर सकते हैं। तो जब समाज के कुछ लोग अपने आप को क्या करें कि इस समुदाय को उठाएं और इस समुदाय में भी एक छन्ना लगाएं, और छन्ना लगा करके कुछ लोग बाहर आ जाएं, और जिन लोग ये बोलें कि हम लोगों का केवल और केवल एक कॉमन तरीके का हमारा मोटिव है, और अगर हमारा एक कॉमन टारगेट है, तो अगर ये ही लोग छांट करके अपने लक्ष्य को सामने कर दें, और फिर इसके बाद ये है कि समाज और समुदाय को गठित करना पड़ता है, लेकिन अपने साझे लक्ष्यों के लिए, अपने कॉमन उद्देश्यों के लिए। जब ऐच्छिक रूप से जब कोई संगठन इस तरीके का बनता है, तो इस ऐच्छिक संगठन को कहा जाता है समिति, जिसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, और ये स्थायी भी नहीं रहती है, अस्थायी रहती है। उद्देश्य पूरा, समिति खत्म, और उसके बाद लेकिन समाज अनवरत चलता रहता है। समाज तो एक ऐसा संबंध है, समिति को फिर भी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, निश्चित उद्देश्य, निश्चित लोगों के समूह के द्वारा इसको डिफाइन किया जा सकता है। तो समिति मतलब अगर ये गोलों की बात करें, तो अगर ये सबसे छोटा जो है ये ग्रुप है, और यदि ये ग्रुप है तो इसके बाद ये मिल रहा है आपका परिवार,
और परिवार के बाद आपका मिल रहा है समुदाय, लेकिन इसी समुदाय से मिलती जुलती एक जो रेखा रहेगी आपकी, जो लगभग इसके भीतर रहेगी, उसको आप कहेंगे समिति। और फिर ये आपकी बन गई समिति। फिर एक और बात आ गई कि समिति तो आपने बता दिया, संस्था क्या है? फिर संस्था नामक शब्द भी इस्तेमाल होता है। तो जब भी संस्था शब्द इस्तेमाल होता है तो फिर संस्था अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी है, राष्ट्रीय संस्था भी है, संवैधानिक संस्था भी है। यहाँ पर समाज का मतलब है सामाजिक संस्था से, यहाँ पर समाज का मतलब सामाजिक संस्था से है, ना तो यहाँ पर राष्ट्रीय है ना तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय है। हर सब्जेक्ट की अपनी कुछ बेसिक तरीके की टर्म्स रहती हैं और उन बेसिक शब्दों से कहानी चलती है। तो संस्था का मतलब क्या निकलता होता है? समाज शास्त्र में संस्था का मतलब होता है रीति रिवाजों से। समाज में, ये रिवाज में मात्रा गलत लग गई, संस्था का मतलब होता है रीति रिवाज से। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि किसी तरीके की परंपरा से, यहाँ पर किसी तरीके के कोई अनुष्ठान से। तो यहाँ पर ये कहिए कि समाज के लिए, संविधान के लिए निर्वाचन आयोग भले एक संस्था है, लेकिन समाज के लिए, समाज शास्त्र के लिए संस्था नहीं है। समाज शास्त्र के लिए हमारा रीति रिवाज या हमारी एक परंपरा है विवाह, हमारा एक धर्म, हमारे यहाँ पर ऋण हमारे यहाँ की परंपरा है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो समाज के लिए, समाज शास्त्र के लिए संस्था का मतलब होता है रीति रिवाजों का ग्रुप, परंपरा का ग्रुप और परंपरा का समुच्चय। व्यक्ति संस्था के साथ, जब व्यक्ति किसी समुदाय का हिस्सा होता है, मैं हिंदू समुदाय का हूँ, तो व्यक्ति जब भी किसी समुदाय का हिस्सा होता है तो व्यक्ति ऑटोमेटिकली संस्था का हिस्सा हो जाता है। क्योंकि हमने, अगर मैंने हिंदू समुदाय को चुना हुआ है, एक सेकेंड, हेलो, कितना इंतजार करना पड़ेगा? ठीक, तत्काल, ठीक। तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, तो मैं जैसे ही हिंदू समुदाय का मैंने बोला, इसका मतलब ये निकल करके आया कि मैं ऑटोमेटिकली इन संस्थाओं में विश्वास रखता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि जब संस्थाओं पे हम भरोसा रखते हैं, उस कम्युनिटी विशेष की संस्था पे जब हम भरोसा करते हैं, तभी हम उस, जब संस्थाओं में भरोसा करते हैं तभी हम उस समुदाय में ऑटोमेटिकली मतलब सम्मिलित हो जाते हैं। मतलब जब मेरे को इसकी वैवाहिक मान्यताएं, इनकी परंपरा, इनके देवी देवता, इनका दुर्गा पूजन, इनका गणेश पूजन, इनका बजरंगबली पूजन, इस तरीके के जब रीति रिवाज परंपरा में ऑटोमेटिकली है, तभी मैंने अपने आप को हिंदू कहना पसंद किया। तो इसका मतलब ये होता है कि संस्था के लिए कोई अलग सा पार्टिसिपेशन नहीं है। लेकिन समिति के लिए क्या है? समिति के लिए ये ऐच्छिक है, संस्था ऐच्छिक नहीं है। संस्था स्वाभाविक है और समिति ऐच्छिक है। संस्था अमूर्त है, इन विवाहों का कोई चित्र नहीं बनाया जा सकता, लेकिन समिति के टारगेटों को डिफाइन किया जा सकता है। तो इस तरीके से कॉमन तरीके की कुछ शब्दावलियाँ हैं। ये आपकी यूनिट 1 का निचोड़ है, जिस यूनिट 1 में आपको यही सब पढ़ना है। जैसे कि यूनिट 1 में शुरुआत यही हो रहा है कि समाज की भारतीय संकल्पना। अब आगे देखिएगा, अगर इसी डायग्राम को हम और आगे लेकर के जाएं तो इसका मतलब दो लोगों का समूह, लेकिन इसको हमने डिफाइन नहीं किया। फिर उसके बाद क्या बना? परिवार। परिवार का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि परिवार पर भी पारस्परिक संबंध तो रहेंगे, लेकिन यह पारस्परिक संबंध प्रत्यक्ष ज़्यादा रहेंगे। समाज में संबंध अप्रत्यक्ष रहेंगे, अप्रत्यक्ष भी रहेंगे, प्रत्यक्ष भी रहेंगे। मतलब समाज परिवार का ही हिस्सा है, अंदर वाले गोले पर परिवार ही है। फिर इसके बाद ये हम बोलेंगे कि परिवार के लिए फिर और क्या डिफाइन कह सकते हैं। तो परिवार पर एक बात तो हो गई कि प्रत्यक्ष संबंध, लगातार तरीके की बात करेंगे हम प्रत्यक्ष संबंध। लेकिन फिर प्रत्यक्ष संबंधों के अलावा जो दूसरे नंबर की बात रहेगी वो ये रहेगी कि परिवार का मतलब होता है एक निश्चित तरीके का आवास, जिसको आप कॉमन तरीके का रहवास कह सकते हैं। कि परिवार का मतलब यही होता है कि जब व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह एक निश्चित आवास पर रहे। लेकिन निश्चित अभी वर्तमान समय पर अपन लोग हैं, ये आवास नहीं है। आवास का मतलब वहाँ पर घर से है, ये केवल और केवल अपनी कार्यशाला है, ये हम लोगों का वर्कशॉप है, जहाँ पर एक शिक्षक पढ़ा रहा है और बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये वर्कशॉप है। आवास का मतलब यहाँ पर आपके घर से है। तो निश्चित आवास है। इसके बाद निश्चित आवास के लिए फिर आप यहाँ पर निश्चित स्थान भी कह सकते हैं। लेकिन ऐसा अनेक बार हो सकता है कि जब 2-3 दिनों 4 दिनों के लिए शादी विवाह के टाइम पर आप लोग अपने लोग इकट्ठे रह सकते हो, तो निश्चित आवास में ऐसा भी हो सकता है कि निश्चित आवास में और भी आप लोगों के रिश्तेदार रह रहे हैं, मामा के लड़के, ये इनके लड़के, बुआ के लड़के,
तो फिर आप यहां पर ये कहिए कि हम उन्हीं को परिवार में शामिल करेंगे जिन लोगों से आप लोगों के ब्लड रिलेशन है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके घर पे कोई कर्मचारी रह रहा है, 24 घंटे सेवा करने वाला एक सेवक है, तो 24 घंटे सेवा करने वाला सेवक अभी तो निश्चित आवास है, वहीं पर रह रहा है, लेकिन इससे तो डेफिनेशन पूरी नहीं होती। तो उस 24 घंटे नौकरी करने वाले उस सेवादार को हम बाहर करेंगे ग्रुप से इस शब्द को बोल करके, क्योंकि उनके बीच में क्या रहता है, रक्त संबंध। लेकिन पति और पत्नी के बीच में तो ब्लड रिलेशन नहीं रहता। पति और पत्नी के बीच में कहाँ का ब्लड रिलेशन है? तब हमने इसके लिए बोला रक्त संबंध एवं रक्त संबंध के अलावा यदि वैवाहिक संबंध भी है तो भी हम उसको परिवार में जोड़ेंगे, तब भी हम उसको परिवार में जोड़ देंगे। लेकिन जैसे ही वैवाहिक संबंधों को यहाँ पर कई जगह शारीरिक संबंध या यौन संबंध इस तरीके की शब्दावली भी चलती है, तो यहाँ से परिवार की डेफिनेशन बनती है। लेकिन जब यही आ जाए कि जब केवल रक्त संबंध और वैवाहिक संबंधों को शामिल करके हम आगे, परिवार की सबसे बड़ी आइडेंटिटी यहाँ पर है कि वैवाहिक संबंध, क्योंकि पति पत्नी के बीच के रिश्ते ने आगे की संतानों को लेकर के आए और संतानों से आगे की संतान को, मतलब कि प्रत्येक तरीके के रक्त संबंध की पैदाइश तो वैवाहिक संबंध है। रक्त संबंध इसलिए बने क्योंकि वैवाहिक संबंध एक ऊपर हो चुका है, दादा और दादी के बाद बाकी संतानें और फिर बाकी संतानें, तो इसका मतलब ये होता है कि वैवाहिक संबंध। लेकिन मैं मेरे बड़े पिताजी के कजन ब्रदर और फिर उनके और कजन ब्रदर, आखिर में ये ब्रदर क्यों जोड़ रहा हूं? कजन ब्रदर के बाद और ब्रदर, तो जिसके लिए आप शब्द इस्तेमाल करते हैं खानदान। ये शब्द क्या हो गया? खानदान। इसे समाजशास्त्र की भाषा में खानदान नहीं बोलते। यदि हम इस पे वैवाहिक संबंधों को अनदेखा कर दें, यहां पर निश्चित आवास को भी अनदेखा कर दें, आप प्रत्यक्ष को भी, मतलब कि कुल मिलाकर के प्रत्यक्ष संबंध की जगह यहां पर हो जाए प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। निश्चित आवास की जगह हम क्या बोल सकते हैं? अनिश्चित आवास। लेकिन उसके बाद भी क्या? उसके बाद वैवाहिक संबंध, तो बोल देंगे कि वैवाहिक संबंध होना भी आवश्यक नहीं। अब लेकिन क्या है, अगर ये कोई नहीं है तो ये तो परिवार तो कहीं से नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये उठ गई कि उसने चौथी शर्त ये बोल दिया कि देखिए उनके बीच में प्रत्यक्ष रिलेशन नहीं, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, निश्चित नहीं अनिश्चित आवास भी है, लेकिन वैवाहिक संबंध भी नहीं है, तो फिर क्या है? लेकिन हमने चौथे नंबर पर यह बोल दिया कि लेकिन उनके बीच में रक्त संबंध है। अब रक्त संबंध है तो इसके लिए फिर समाजशास्त्रियों को लगा कि अब इसके लिए हम क्या नाम दे दें, तो इसके लिए उन्होंने नाम दे दिया खानदान, जिसके लिए आप शब्दावली क्या इस्तेमाल करते हैं? कुटुंब। तो ये कुटुंब कहलाया। तो इस तरीके से छोटा छोटा बनता है। फिर इसका मतलब ये निकला कि ये दो व्यक्तियों का समूह है, और दो व्यक्तियों के समूह के बाद फिर बन गया क्या? आपका परिवार। परिवार से मिलता जुलता फिर आगे आपका क्या मिल गया? एक समुदाय। समुदाय से मिलती जुलती एक और बॉर्डर, वो आपकी क्या बन गई? समिति। वो क्या बन गई? आपकी समिति। और उसके बाद क्या बन गई आपकी? यहीं से मिलती जुलती बॉर्डर बनी है संस्था की। उसके बाद क्या बनेगा आपका? नहीं, कुटुंब तो परिवार के आगे मिल जाएगा। परिवार के आगे, परिवार के जस्ट आगे कुटुंब है, परिवार के जस्ट आगे ही कुटुंब है, और परिवार के आगे कुटुंब है। कुटुंब के आगे फिर आप बढ़ाइएगा समुदाय। समुदाय से मिलती जुलती आपको मिलेगी समिति। लेकिन जैसे ही आप बोलेंगे समुदाय, समुदाय के अंतर्निहित ही है आपकी क्या? संस्था। क्योंकि हिंदू समुदाय के भीतर ही है हिंदू वैवाहिक रीति रिवाज, हिंदू के अंत्येष्टि संस्कार, और फिर इसके बाद ये फिर आपका बन गया परिवार। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि जब हम लोग जब इसको हम क्या बोलें कि ये विद्यार्थी समाज नहीं है क्या, ये वाला जो हिस्सा है, तो ये भी तो एक विद्यार्थी समाज है या एक शैक्षणिक समाज तो कह सकते हैं। तो इसको शैक्षणिक समाज भी कहने में क्या दिक्कत है? तो फिर अगर हम इसको ही कह दें कि ये शैक्षणिक समाज है, तो फिर हम भारतीय समाज किसको कहेंगे? तो देखिए, शैक्षणिक समाज और भारतीय समाज में अंतर ये हो सकता है कि शैक्षणिक समाज में हम केवल आपकी एक जरूरत को पूरा करते हैं। हम आपको विषय पढ़ाते हैं, पीएससी यूपीएससी पढ़ाते हैं, और पीएससी यूपीएससी का एग्जाम दिलवाने के लिए आपको भेजते हैं। तो अगर हम आपको पीएससी यूपीएससी भर पढ़ा रहे हैं और कोई ज़रूरत आपकी पूरी नहीं है, इसके बदले में आप हमको जो भी चीज़ें दे रहे हैं वो एक अलग तरीके का है कि हमको आपके बदले में कुछ चाहिए। तो कुल मिलाकर के आपके और हमारे बीच में केवल एक ज़रूरत है, जो आपकी ज़रूरत है वो हम देते हैं, जो हमारी ज़रूरत है वो आप देते हैं। तो यदि अगर ये वाली स्थिति है तो ये शैक्षणिक समाज है, और शैक्षणिक समाज को नहीं बोलना चाहिए, इसको कहना चाहिए सोशल ग्रुप। ये है सामाजिक समूह। सामाजिक समूह, जैसे मित्र जो हो गया मेरा, मित्र क्या करता है? मित्र मेरी प्रत्येक जरूरत पूरी नहीं करता,
मित्र मेरी केवल और केवल मनोरंजन और कुल मिलाकर के क्या कहना चाहिए, मेरी उम्र के हिसाब से, मेरी उम्र के हिसाब से जो बाहरी दुनिया का जो स्वैग चाहिए, केवल और केवल मेरा मित्र उस ज़रूरत को पूरा करता है। बाकी मेरा खाना तो मेरी माँ ही बनाएगी, बाकी कुछ चीज़ बहन करेगी, कुछ चीज़ पिता करेंगे, बड़े भाई करेंगे, ग्रैंडफादर एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन फिर ये हो गया, ये तो परिवार हो गया। लेकिन उसके बाद फिर कुछ टीचर करेंगे, कुछ डॉक्टर करेंगे, कुछ ऑटो वाला भी करेगा, कुछ नाई भी करेगा, ये सारे लोग करेंगे। तो इसका मतलब समाज की डेफिनेशन और सामाजिक समूह के बीच पे या आपका जो मित्र मंडली है, इसके बीच में क्या है कि यदि कोई एक या दो ज़रूरतें पूरी करे, 3 ज़रूरतें पूरी कर दे, तो वो आपका सामाजिक ग्रुप है। लेकिन जब ये इस तरीके की जब आपकी असामान्य ज़रूरतें, मतलब अनगिनत ज़रूरतें, ज़रूरतों को भी, तो इसलिए समाज के बारे में डेफिनेशन देती है, प्रोफेसर का नाम याद नहीं है मुझे, तो उन्होंने डेफिनेशन यही दी है कि समाज वो कहलाता है जिस व्यक्ति जिसमें जन्म लेता है, अपनी संपूर्ण ज़रूरतों को पूरा करता है और फिर उसी में मर जाता है, उसी को हम समाज कहेंगे। इसलिए ये बड़ा गोला हो गया भारतीय समाज। और ये भारतीय समाज को फिर हमने क्या बोल दिया कि भारतीय समाज हो गया, इससे बड़ा भी आपके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये समस्त ज़रूरतों को पूरा करेगा। लेकिन हम लोग ये मानते हैं, अपन लोग हिंदुस्तानी लोग ये मानते हैं कि हम लोग केवल भारत की इस बाउंड्री से बंधे हुए नहीं हैं, भारत की इस बाउंड्री से बंधे हुए नहीं हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोगों के सबसे डायरेक्ट रिलेशन है, हम लोगों के सबसे प्रत्यक्ष तरीके के रिश्ते हैं। और ये प्रत्यक्ष तरीके के रिश्ते, इसका मतलब ये निकल रहा है कि ये प्रत्यक्ष तरीके के रिश्ते का मतलब क्या निकला, परिवार। और परिवार का मतलब ये होता है कि परिवार में तो हमारे प्रत्यक्ष तरीके के रिश्ते हैं, लेकिन जब हमारे यहाँ पर कोई कार्यक्रम होता है, चाहे वो शोक का हो चाहे उत्सव का हो, तो उस टाइम पर हम केवल परिवार में बंधे नहीं रहते हैं। शोक और उत्सव में हम किसको बुला लेते हैं, पूरे कुटुंब को। तो फिर हमारे वहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन ऑटोमेटिकली बन गए। तो इसका मतलब इनडायरेक्ट रिलेशन दब गए और हमारे डायरेक्ट रिलेशन ज़्यादा आ गए। हमारे यहाँ पर तो वैसे भी उत्सवों का मतलब देश माना जाता है ये। तो हम लोगों के यहाँ पर कोई भी उत्सव हुआ या कोई भी शोक हुआ, कोई भी आपदा आई, तो हमारे यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन ज़्यादा आ गए, फिर हमारा खानदान बढ़ता जाएगा। अभी अंबानी जी को देखो, उन्होंने विदेश तक के किस को बुला लिया अपने लड़के के में। तो अपनी यहाँ की संस्कृति हमेशा यही रही है, अपने यहाँ का कल्चर यही रहा है, सोसाइटी का कल्चर यही रहा है। अभी एक और शब्द बता देंगे, संस्कृति क्या है। तो अपने यहाँ पर यही है कि अपन लोगों ने केवल परिवार को कुटुंब तक खींचा और उस कुटुंब के आकार को भी केवल भारत तक नहीं रखा, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर के चले गए। और अपन ने बहुत पहले ही बोल दिया कि हम तो ये चाहते हैं कि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, सभी लोगों का हित हो और सभी लोग सुख रहें, क्योंकि पूरी वसुधा हमारा कुटुंब है। तो हम लोगों का भाव आ गया वसुदेव कुटुंबकम। इसलिए हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों में समाज शास्त्र को अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी पढ़ा जाता है, क्योंकि हम लोग वसुदेव कुटुंबकम के मूल भाव वाले लोग हैं। तो इस तरीके से कुछ बेसिक तरीके की शब्दावली है। आप लोगों के सिलेबस में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है समाज की भारतीय संकल्पना, पहले नंबर पर लिखा हुआ है कुटुंब, परिवार, नातेदारी, इसके बाद लिखा हुआ है वंश, गोत्र और वगैरह वगैरह। तो अब आप लोगों को डायरेक्ट उन्हीं सभी चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो थी, इन सब चीज़ों का मतलब क्या है, तो इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड करवा दिया है कि शुरुआत में अगर चीज़ें अगर मिस हो जाए तो इसको तत्काल प्ले करके और फिर पूरा आप सुन भी सकते हैं कि आगे क्या लिखा है। अब आपको आगे क्या पढ़ना है, सीधे सीधे टॉपिक। ये लिखा हुआ है समाज शास्त्र। तो पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि कुछ 5 बेसिक तरीके के शब्द, उठा लो बेटा, उठा लो। समाज शास्त्र में कुछ बेसिक तरीके के आपको शब्द पढ़ने हैं, ठीक। नोट्स घर में ही बनाना, मैं नोट्स तो नहीं बनवा सकता, पढ़ा सकता हूँ बस, ठीक है। आगे देखिएगा, तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि समाज शास्त्र को नवीन विज्ञान के रूप में स्थापना। नवीन विज्ञान का मतलब क्या होता है, विज्ञान का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ क्रमबद्ध तरीके से तार्किकता के साथ हो। विज्ञान की आज से डेफिनेशन वही है। पहली बात तो सीक्वेंस का मतलब ये वाली घटना के पीछे का कारण तलाशी है, वो कहलाता है साइंस। हमेशा जब हम क्यों लगा दें, कि क्यों का मतलब होता है विज्ञान, ठीक। जब क्यों का जवाब कोई ना दे पाए, जैसे ही हमने बोल दिया कि ईश्वर को पूजना चाहिए, तो अगर ईश्वर को पूजना चाहिए, पूजने लगे तो ये कहला गई आस्था। लेकिन ईश्वर को पूजना चाहिए, हमने बोल दिया क्यों पूजना चाहिए, तो फिर यहाँ पर क्या आ गया, विज्ञान। क्योंकि फिर वो सामने वाला तर्क देना शुरू करेगा कि एक ऐसी शक्ति है, और वो शक्ति के बारे में जब वो बात करेगा, फिर बोलेंगे इस शक्ति को कौन ने बनाया, फिर ये दिखता क्यों नहीं है, फिर ये है कहाँ पर,
फिर इनका जन्म कैसे हुआ, इतने सारे प्रश्न आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, तो एक जगह पर जाकर के विज्ञान हावी होने लगेगा। लेकिन जिन प्रश्नों का जवाब विज्ञान नहीं दे पाएगा उन प्रश्नों का जवाब अध्यात्म दे देगा। मौत क्यों होती है, विज्ञान नहीं देगा। जन्म क्यों होता है, विज्ञान देगा, लेकिन वो नहीं। लेकिन अध्यात्म में सब कुछ है, और जहाँ पर अध्यात्म फंसता है वहाँ पर वो सब प्रभु की माया है। लेकिन जहाँ पर विज्ञान फंसता है, विज्ञान वहाँ पर मौन हो जाता है। तो जब ये विज्ञान, नवीन विज्ञान का मतलब ये होता है कि ये समाज बना क्यों। तो नवीन विज्ञान में समाज के बारे में डिस्कशन हुआ कि पहले तो हम लोग खाना बदोश तरीके का जीवन, इस तरीके के वस्त्र वगैरह पहले थे, याहू याहू करते रहते थे, जंगल में घूमते रहते थे। फिर वही है कि अचानक वही पेड़ पौधे खा करके, फल खा करके काम चला लिया, पता चला कोई जंगली जानवर ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया और हम मर गए। तो फिर बड़ी बात ये हुई थी कि सबसे पहले हम लोगों को ये लगा कि हम क्यों ना 2-3 लोग साथ में रहें, ताकि अगर कोई जानवर हमारे पे अटैक करेगा तो हम लोग मिलकर के उस पर अटैक कर देंगे, तो फिर हम लोग जीत जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को एक सुरक्षा का भाव रहता है। और यदि अपन लोग ग्रुप में रहते हैं, अगर पूरे लोग समूह में रहेंगे, कितना भी बड़ा जंगली से जंगली व्यक्ति अपन लोगों से खुद डरेगा। तो जब अपन लोगों को सामाजिक सुरक्षा रही, तब लगा कि ग्रुप में रहने का कोई फ़ायदा है। फिर ये भी रहा कि अगर छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे और माँ के बीच में जो रिश्ता है, ये रिश्ता ऑटोमेटिकली प्रकृति प्रदत्त रिश्ता है, ये हार्मोनल रिश्ता है। ये रिश्ता बनाना नहीं पड़ता है। माँ और बेटे के बीच में ममत्व तो कभी पैदा नहीं करना पड़ता। 9 महीने की प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद शिशु को देखने वाला वो पहला मुखड़ा, वहीं पर पूरा माँ का भाव जागृत हो जाता है। मतलब दुनिया का कोई डिज़ाइन ऐसी नहीं है कि उस रिश्ते को बनाना पड़े। मतलब बिल्ली के बच्चे को भी ये पता रहता है कि ये मेरी माँ है, कोई भी हो, और वो माँ ऑटोमेटिकली उसके लिए जान की बाजी खेल जाएगी। आप कुछ भी कर लें, वो जानवर है, उसके पास कोई सेंस नहीं है, ज़्यादा समझ नहीं है, उनके पास कोई शब्दावली नहीं है, ना उनके पास भाषा ही, सब केवल इतना भर है कि अगर बिल्ली का बच्चा कोई सिग्नल दे देगा तो वो समझ जाएगी कि ये भूखा है। केवल और केवल इतना ही सिग्नल है, बाकी और कुछ नहीं है कि मुझे खिलौने चाहिए, कोई वो नहीं है। लेकिन उसके बाद भी वो बेसिक नीड पूरी कर देती है। तो इसका मतलब समाज यहीं पर बना कि एक चीज़ तो बनी जिसको आप बोलते हैं, इस पर लिखा है कि नहीं लिखा है पता नहीं, ये सब छोड़िए आप, ये लिखा हुआ है निर्वाह। एक शब्द क्या लिखा हुआ है, निर्वाह, रोजमर्रा की ज़रूरतें, ये आजीविका निर्वाह। तो एक शब्द तो है निर्वाह। तो निर्वाह के कारण ग्रुप बनेगा, क्योंकि जैसे ही शिशु पैदा हुआ उसकी प्रारंभिक ज़रूरत जो है वो तो माँ से होनी है, वो चाहे अपन हो और चाहे पशु समाज हो। निर्वाह के बाद दूसरे तरीके का भाव क्या हो गया, सुरक्षा। ये भी बहुत ज़रूरी था। और सुरक्षा के अलावा एक भाव इस पर यह भी लिखा हुआ है फिर कि आचरण। आचरण का मतलब यह है कि जब भी हम एक ग्रुप में रहेंगे तो ग्रुप का मतलब यह है कि हम सामने वाले से कुछ ना कुछ अपनी गरिमामय जीवन के लिए, अपने गरिमामय जीवन के लिए उसका कुछ कर्तव्य चाहते हैं, लेकिन उसको उसके कर्तव्य के बदले हम उसको कुछ अधिकार भी देते हैं। जैसे पिता और बेटे का रिश्ता है, बेटे ने बाप को बचपन तक सब तरीके के अधिकार दिए थे और बाप के भी कुछ ड्यूटी थी। तो इसलिए ना बाप जाकर के पढ़ रहा है, नौकरी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, लेकिन बच्चे को पढ़ा रहा है। इसके बदले में लेकिन बच्चे के भी कुछ ड्यूटी है, शिक्षक के भी अधिकार हैं और बच्चों के भी कुछ कर्तव्य हैं, हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं और आप लोगों के भी कुछ अधिकार हैं। तो ये जो अधिकार और कर्तव्यों की व्यवस्था है, ये आचरण है। जब इस तरीके की कसौटियाँ पैदा होती हैं तब लोगों का ये जो समुच्चय है, ये जो लोगों का ग्रुप है, ये ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है। एक लाइन आपको ये याद रखना है कि नवीन विज्ञान के रूप में, तो मतलब कि ये है कि ये नवीन विज्ञान के रूप में इस तरीके की कल्पना करने वाले व्यक्ति का नाम ये है अगस्ट काम्टे। तो एक नाम ये आपको याद रखना है कि अगस्ट काम्टे। पहले नंबर पर ये आपको याद रखना है कि व्यक्तियों में पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था, ये एक शब्द याद रखना है। और एक शब्द याद रखना है मानव समूह या व्यक्तियों का संगठन। तो पहले नंबर 3 नंबर की ये सब छोड़िए, ये सब में मेरा भरोसा नहीं रहता है। अभी मेरी बात सुनिए, जो 3-4 डेफिनेशन आपको याद रखना है। पहली बात तो समाज व्यक्तियों का समूह है। सेकेंड नंबर पर व्यक्तियों का समूह नहीं, समाज व्यक्तियों का समूह है। समाज पारस्परिक संबंधों का एक जाल है। एक तो व्यक्तियों का समूह है और फिर क्या बोल देंगे, सामाजिक संबंधों का जाल है। और तीसरे नंबर पर समाज पे लोग अपनी आजीविका का निर्वाह, एक व्यवस्थित तरीके का आचरण और एक दूसरे से सुरक्षा के भाव के साथ संगठित होते हैं। 3 तरीके की चीज़ें हैं। अगर हम बोलेंगे कि संकुचित अर्थ मतलब कि समाज का स्ट्रक्चरल फॉर्म क्या है, तो स्ट्रक्चरल फॉर्म पर आप क्या कहेंगे कि समाज व्यक्तियों का समूह है। लेकिन व्यक्तियों का समूह है, फिर आप बोलिएगा कि इसका फंक्शनल काम क्या है, ये कार्यात्मक काम क्या है, तो कार्यात्मक पर कहिए कि ये पारस्परिक संबंधों का जाल है।
अलग से आइए देखिए, अगर स्ट्रक्चर इसका बोला जाए तो स्ट्रक्चर दो तरीके का हो सकता है, एक होता है संकीर्ण और एक होता है वृहद। संकीर्ण में व्यक्तियों का समूह, संकीर्ण में कैसा बन गया ये, व्यक्तियों का समूह। लेकिन जब इसको हमने ब्रॉड में बोला तो ब्रॉड में आप बोल दीजिए पारस्परिक संबंधों का जाल। इसमें व्यक्तियों का ग्रुप भी आ गया और उनकी एक्टिविटी भी आ गई। तो व्यक्तियों का समूह संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ पे पारस्परिक संबंधों का जाल। कार्य क्या करता है, कार्य ये करता है कि ये एक दूसरे के प्रति सुरक्षा, एक दूसरे के प्रति सहयोग या संघर्ष, एक दूसरे के प्रति आचरण, एक दूसरे के प्रति आजीविका निर्वाह और एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। समाजशास्त्र को नए विज्ञान के तौर पर इस तरीके से क्रमबद्धता और तार्किकता के साथ अध्ययन किसने किया था, अगस्ट काम्टे ने। तो ये 2 नंबर का प्रश्न है कि समाज का अर्थ क्या है। जब समाज को लिखने को आया तो इन्हीं 3-4 चीज़ों को जोड़ करके बना दिया कि समाज व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो पारस्परिक संबंधों के जाल के या इस ताने बाने से कसा हुआ है। एक समाज में रहकर व्यक्ति अपने आजीविका, सुरक्षा, आचरण आदि की पूर्ति करता है। इसी तरीके की बातें ये लिखी होंगी। मानव का समूह, यहाँ पर लिखा हुआ है महिला समाज, शिक्षक समाज और बाकी की कोई चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आप ये कहिए कि ये समाज नहीं है, आज से ये क्या बन गया, ये एक खास तरीके का समुदाय हो गया। ये क्या हो गया, समुदाय। क्योंकि महिला समाज यहाँ पर संघर्ष का भाव नहीं मिलेगा, सहयोग मिलेगा। फिर इसके बाद अलग अलग तरीके की डेफिनेशन है। ये है अब्बा, समाजशास्त्र के अब्बा हैं मैकाइवर एवं पेज, ये एवं लिखा हुआ है। मैकाइवर एवं पेज 2 तरीके के समाजशास्त्री हैं। तो ये दोनों तरीके के समाजशास्त्रियों ने एक साथ अध्ययन किया। ये डेफिनेशन ये आपको याद रखना है, गिडिंग्स की डेफिनेशन याद नहीं रखना है। अगर 2 नंबर का प्रश्न आता है कि मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज क्या है, यह समाजशास्त्र क्या है, तो आपको यही याद करना पड़ेगा। उसकी डेफिनेशन देखिए, उन्होंने डेफिनेशन को जो लिखा है, मैंने ये डेफिनेशन को पढ़ा तो मुझे लगा कि यदि ये डेफिनेशन मेरे को लिखने को मिल जाए तो ये डेफिनेशन मैं पीछे से लिखूं, और पीछे से ये लिखूं कि इसमें एक मानव को या तो नियंत्रण होता है या तो स्वाधीनता मिलती है। दोनों तरीके की बात है। जहाँ पर नियंत्रण है वहाँ पर स्वाधीनता भी है, और स्वाधीनता है तो नियंत्रण है। समाज में मैं किसी की स्वाधीनता कुछ मामलों पर, नियंत्रण कुछ मामलों पर मैं सह सकता हूँ, और इस नियंत्रण की शर्त यह है कि उसी समाज ने मेरे को कुछ फ्रीडम दी है। तो जब समाज की मुझे उस फ्रीडम का लाभ उठाना है तो उस समाज के द्वारा दी गई कंट्रोलिंग को भी उठाना है। तो समाज में एक शब्द क्या है, नियंत्रण और स्वाधीनता व्यक्ति के लिए। फिर दूसरे नंबर पर उन्होंने ये बोल दिया है कि समाज को उन्होंने एक छोटा सा भाग भी मान लिया और फिर एक बड़ा क्या मान लिया, समूह। ये ऐसे ही चल रहे हैं कि व्यक्ति को क्या मिल रहा है या समाज को क्या मिल रहा है, समाज कैसे बन रहा है। लास्ट में उन्होंने यही लिखा हुआ है कि वहां पर लिखा हुआ है कि समाज को क्या मिल रहा है। तो बोलिए नियंत्रण व स्वाधीनता, समाज किससे बन रहा है, तो फिर कहिए व्यक्तियों का भाग या समूह। फिर इसके बाद ये बोला जाएगा कि इस समाज को चलाने वाली बॉडी क्या है। तो इस समाज को चलाने वाली बॉडी का मतलब ये है कि अगर हम अपने इतिहास को खंगालें तो इतिहास में सिंधु सभ्यता में कोई राजा वगैरह नहीं पढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता पे हम सभा समिति को पढ़ते हैं कि सभा और समिति है। फिर मौर्यों को पढ़ते हैं तो मौर्यों के टाइम पर तो महाजनपद में राजा ही आ जाता है और वो फिर वहाँ पर शासक है। तो देखिए सिंधु समाज और वैदिक समाज में वो अपने आप को राजा नहीं कह रहे हैं, लेकिन वैदिक समाज पर क्या है कि शुरुआत टाइम पर पूरे समाज में सबके सब सहयोग, एक सभा और समिति जरूर बना दी जो राजा के कार्यों पर क्या करेगी, सहयोग। लेकिन फिर मौर्यों के टाइम पर एक राजा आ जाएगा, फिर गुप्तों के टाइम पर एक राजा आ जाएगा। इतिहास वगैरह पढ़ेंगे, नहीं पल्ले पढ़ रहा हो कुछ तो मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, सुल्तानों की सल्तनत आ जाएगी। लेकिन या तो वहाँ पर मिलेगी सत्ता अच्छा साउंड नहीं देता है, सत्ता पे एक प्रकार की ताकत और आक्रामकता नजर आती है, लेकिन सहयोग में केवल और केवल समानता नजर आती है, सत्ता में विषमता भी नजर आती है। तो फिर तीसरे नंबर का कि इस समाज को रेगुलेट करने के लिए क्या है, तो या तो ये सोसाइटी जो है या तो ये कोऑपरेशन से चली जाए या तो फिर किसी तरीके की सत्ता से चले। तो सत्ता और सहयोग। और फिर चौथे नंबर पर उन्होंने बोल दिया है सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज ऊपर से नीचे चलती है, राजा से मंत्री, मंत्री से फिर सिपाही, सिपाही से फिर बड़े लोगों का समुदाय, फिर जमींदार, इस तरीके का। लेकिन जब ये आ जाए जनता, और अपने यहाँ पर अभी लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में क्या है, ऊपर वाले लोग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बहुत सारे मंत्री, बहुत ही शक्तिशाली लोगों का ग्रुप, अंत में जाकर के जनता, और ये जनता बनाएगी प्रधानमंत्री।
ये जनता बना रही है लोकतंत्र में प्रधानमंत्री। तो एक चीज तो ये है जिसको आप बोलते हैं चक्रण, और एक चीज होता है जिसको आप बोलते हो प्रणाली। तो ये चला रहा है सत्ता, लेकिन ये सत्ता का निर्माण किससे हुआ है? इन चीजों से। तो कुल मिलाकर के मैकाइवर और पेज ने, मतलब ये डेफिनेशन में उन्होंने ये विचार किया होगा, ये अनिवार्य नहीं है। डेफिनेशन पढ़ने के बाद मेरे मन में ये विचार आया कि शायद मैकाइवर और पेज ने ऐसा ही कुछ सोचा होगा। आपको याद कराने के लिए बोल रहे हैं। तो इसको डेफिनेशन अगर आएगी तो आपको यही बोलना पड़ेगा कि समाज जो है वो चक्रणों और प्रणालियों, सत्ता व पारस्परिक सहयोग, समूह या भाग और मानव के नियंत्रण और स्वाधीनता की एक विशेषता है। ये भर शब्द याद रखना, विशेषता। तो डेफिनेशन याद नहीं होती है, इसलिए नहीं होती है क्योंकि डेफिनेशन को, ठीक से बैठो तुम गायत्री, अब तुमको बाहर करवाने वाले हैं क्लास से। और तुम अगर मतलब क्लास को अगर कायदे से नहीं लोगे तो तुम्हारे लिए ऑनलाइन क्लास की सुविधा तत्काल प्रभाव से अभी बाहर कर देंगे। बहुत ही ये वाहियातपना है। 90 डिग्री पे बैठा करो और जब क्लास चला करे तो वहाँ पर रूम पे बोल दिया करो कि सर, ये वाले सर, पुराने वाले सर जैसे सीधे साधे नहीं हैं। चलिए 5 मिनट के ब्रेक के बाद पढ़ा रहे हैं, इसको पॉज कर दो। क्या है कि कुछ बेसिक तरीके की जरूरत, जब देख रहे हो गला ठीक नहीं है, हिम्मत करके पढ़ाने आए हैं। एक दिन ना पढ़ाने आए, अभी वो स्मिता तिवारी जी कहाँ गायब हैं? पॉज करो इसको जरा।